सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B में अगर आपने कोई गलती कर दी है या फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है वो आपके 2A से मैच नहीं होगा। ये एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहां पर आपकी प्रॉपर्टीज या आपका बैंक जो है वो अटैच हो जाए। क्या है सारी बातें आज आपको इस वीडियो में समझ में आएंगी। ये आप देख पा रहे हैं गाइडलाइंस फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो फाइनेंस एक्ट 2021 ने इस सेक्शन में चेंजेस किया है वो क्या किया है। अब यहाँ पर जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2021 या फाइनेंस बिल 2021 है, इसमें आप देखेंगे तो सेक्शन 83 के अंदर पहले जो सेक्शंस दिए गए थे वो दिए गए थे कि प्रोसीडिंग्स जो हैं सेक्शन 62, 63, 64, 73, 74 वगैरह वगैरह में पेंडिंग है, तब आपका अटैचमेंट जो है वो होगा। लेकिन अब सेक्शन 83 के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है और अमेंडमेंट क्या कहता है, वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 12 है असेसमेंट का, और चैप्टर 12 के अंदर सेक्शन 61 को भी कवर किया गया है, यानी कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स जो है वो भी अब इसमें कवर हो जाएगा। नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न तो पहले भी कवर्ड थे, अभी भी कवर्ड है। अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट पहले भी कवर्ड था, अभी भी कवर्ड है। 73, 74 जो मोस्ट यूज्ड सेक्शंस हैं जिसके अगेंस्ट आपका डीआरसी 07 आता है वो तो ऑलरेडी कवर्ड है ही है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। लेट सपोज आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया, उस जीएसटीआर 3B में आपने आईटीसी डाला 1,00,000 रुपए का और आपके जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B में आईटीसी आ रहा है 10,000 रुपए का। तो इस डिफरेंस के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी के प्रॉपर ऑफिसर्स नोटिस इशू करेंगे कि आपका स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में ये पाया गया कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो गलत क्लेम कर लिया है। अब इस स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का अगर आप जवाब दे देते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो फिर इस टाइम पीरियड के लैप्स के बाद एएसएमटी 11 में रिप्लाई देने का जो टाइम होता है, इस टाइम पीरियड के बाद अगर आप इसमें कुछ नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है वो सेक्शन 73 या 74 जो उसको सूटेबल लगेगा, अगर वो लग रहा है उनको कि आप फ्रॉडुलेंट तरीके से क्लेम करते हैं तो 74, अदरवाइज जो है आपका 73 में प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हुए डीआरसी 01 में जो है सो कॉज नोटिस इशू कर दी जाएगी। एएसएमटी 10 जो है वो स्क्रूटनी का इंटीमेशन नोटिस था, लेकिन डीआरसी 01 जो है सेक्शन 73 के प्रोसीडिंग का सो कॉज नोटिस है। कारण बताओ कि आपको क्यों ना ये अमाउंट इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई जाए। इस डीआरसी 01 के इशू होने के बाद अगर आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया या फिर जो एलिगेशन है, जो डिमांड है उसका पेमेंट नहीं किया, तो उसके बाद डीआरसी 07 यानी कि ऑर्डर जो है वो इशू हो जाएगा। डिमांड ऑर्डर जो है आपके अगेंस्ट इशू कर दिया जाएगा। अब सारा गेम इस डीआरसी 07 का है। डीआरसी 07 के इशू होने के बाद आपके पास 3 महीने का समय है, या तो आप उस डीआरसी 07 में जो अमाउंट है उसे पे कर दीजिए, या फिर उस ऑर्डर से अगर आप अग्रीव्ड हैं तो आप अपील में चले जाइए। अब अपील में जाने के लिए क्या प्रोसेस है, अपील किस तरीके से होता है, अपील में कैसे फाइलिंग करनी है ऑनलाइन, इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा जीएसटी का ऑनलाइन अपील एंड रिवीजन फाइलिंग कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो गया है। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड व्यूज के अंदर आपको ये सेशंस जो है मिलेंगे। आप फर्दर डिटेल्स के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे फ्लैश किए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डीआरसी 07 के आने के बाद भी
3 महीने तक ना तो पे करा ना ही अपील फाइल करी, तो डिपार्टमेंट जो है अब आपका रिकवरी का मोड जो है वो अपना लेगा और रिकवरी करने के लिए वो अटैचमेंट वगैरह जो है वो कर सकता है। तो एक छोटी सी गलती और आपके इग्नोरेंस की वजह से आपकी परेशानी जो है वो बहुत हद तक बढ़ सकती है। अब यहां पर डिपार्टमेंट ने सीबीआईसी ने गाइडलाइन इशू किया है कि अटैचमेंट करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है। यहां पर कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं कि ग्राउंड्स क्या होगा प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट इसीलिए क्योंकि ये अटैचमेंट 1 साल के बाद अपने आप रिलीज जो है वो मान ली जाती है एज पर द प्रोविजंस। लेकिन यहां पर अटैचमेंट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि प्रॉपर ऑफिसर को भी अपने जहन में रखना होगा। देयर मस्ट बी, पहला पॉइंट क्या है, there must be pendency of a proceeding against a taxable person under the sections mentioned in section 83। section 83 के अंदर जो sections mention किए गए, जैसे मैंने आपको बताया section 61 अब हो चुका है, नोटिफाई हो जाएगा लेकिन अमेंड वो हो चुका है, तो वो sections ही होने चाहिए जो section 83 के अंदर मेंशन किए गए हैं और प्रोसीडिंग्स आपकी वहां पर अभी भी पेंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि 73 74 भी हो गया। The commissioner must have formed the opinion that provisional attachment of the property belonging to the taxable person is necessary for the purpose of protecting the interest of government revenue। कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स या कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के पास ये पूरी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, उनके पास ये ओपिनियन होना चाहिए कि प्रोविजनल अटैचमेंट करना प्रॉपर्टी का इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं किया गया तो रेवेन्यू का नुकसान जो है वो हो सकता है। फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, अब उस ओपिनियन को बनाने में किन चीजों का ध्यान रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट that the commissioner must exercise due diligence। ये ऐसा नहीं है कि भैया आपके पास नोटिस आया आपने रिप्लाई नहीं दिया उठा करके अटैच कर दो, जी नहीं। अटैचमेंट करने से पहले आपको ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना होगा, पूरी सघन जांच करनी होगी एंड ड्यूली कंसिडर एज वेल एज केयरफुली एग्जामिन ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस। एक एग्जांपल लेते हैं किसी एक कॉन्ट्रैक्टर का जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी का काम करता है, तो क्या अगर उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, डीआरसी 07 आ गया है, डीआरसी 07 आने के बाद उसने अपील फाइल जो है वो नहीं कर पाया कोविड की सिचुएशन की वजह से, और उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अपील जो है वो फाइल करी है कॉन्डोनेशन का ज्ञान में लाते हुए, लेकिन उसे रिजेक्ट करते हुए अब अटैचमेंट जो है वो किया जाएगा, तो क्या ये सिचुएशन सही रहेगी? मेरे हिसाब से मेरा ड्यू डिलिजेंस ये कहता है ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपका जो असेसी है वो खुद स्टेट विभाग से ही काम कर रहा है या फिर ऐसे विभाग से काम कर रहा है जो कि टीडीएस काटने के लिए लायबल है। तो पहली चीज तो ये कि आप जब ड्यू डिलिजेंस करें या फिर आप एग्जामिन करें तो आप ये देखिए कि आपका असेसी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। यहां पर भी इन्होंने बोला है इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस, और ऑफेंस क्या है? ऑफेंस ये है कि जीएसटीआर 7 में कुछ और फिगर्स है, 3B में कुछ और फिगर्स है, तो इसमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से सेक्शन 73 या 74 का नोटिस दिया गया। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व, रेवेन्यू का कितना अमाउंट इन्वॉल्व है यानी कि टैक्स का कितना अमाउंट है, स्टैब्लिश्ड नेचर ऑफ बिजनेस एंड एक्सटेंडेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट्स, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मशीनरी वगैरह में, तो वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी आपको देखना पड़ेगा। एंड रीजंस टू बिलीव दैट द टैक्सेबल पर्सन अगेंस्ट whom the proceedings referred to in section 83 are pending may dispose of or remove the property if not attached provisionally। अटैचमेंट तब कीजिए जब आपके पास इन सारी चीजों को ड्यू डिलिजेंस एग्जामिन करने के बाद ये पता लगे कि अगर इसका प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया गया तो ये प्रॉपर्टी बेच बाच के निकल लेगा देश से बाहर। तो क्या हर सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अटैचमेंट का जो है काम करना है। लेकिन
एज एसएससी आपको ध्यान रखना है कि आपने जो अपनी रिटर्न्स फाइल करी है वो प्रॉपर है या नहीं। रिटर्न्स फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे रिटर्न फाइलिंग कोर्सेज क्यूआरएमपी का कोर्स, जीएसटीआर 99C का कोर्स परचेज कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से 99C का कोर्स है, किस तरीके से न्यू रिटर्न फाइलिंग कोर्स जो है वो आपको फॉलो करनी है और फाइलिंग में वो आपकी मदद करती है। ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं ये हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शंस के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो ये जो गाइडलाइन आई है ये गाइडलाइन काफी महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, एसएससी के लिए भी, टैक्स ऑफिसर के लिए भी। एसएससी के लिए इसीलिए कि वो भैया नोटिस और डिमांड का जवाब जो है प्रॉपरली दे दे, और टैक्स ऑफिसर्स के लिए कि वो अटैचमेंट करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखे। अननेसेसरी अटैचमेंट जो है वो रूटीन मैटर का काम जो है वो नहीं बनना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, इस वीडियो का पर्पस समझ आ गया होगा कि क्यों ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, कि अटैचमेंट जो है कब हो सकता है और उससे बचने का क्या रास्ता है।